जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम बात करेंगे केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जिनको अगर आप अपने माइंड में रख लें तो केमिस्ट्री को लर्न करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप बेटा जानते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट कैन डील विद द स्टडी ऑफ मैटर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग दैम। अब ये डेफिनेशन आपने पढ़ी है, आपको पता है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो सबसे पहला समझ लें जो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है अंडरस्टैंड करने में, वो ये है कि केमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में बिठा लें कि हमने मैटर को पढ़ना होता है। मैटर क्या है? यानी हर वो चीज़ जिसका वजन भी है और वो जगह में घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब इस कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, वो सारी मैटर हैं। आपने देखना है कि कोई भी चीज़ चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन क्या होती है? तो कंपोजिशन होती है स्टूडेंट्स, इट मीन्स मेकिंग अ फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स और केमिकल। यानी जो भी कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं या केमिकल्स हैं, वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, किन किन अज्जा से मिलकर बने होते हैं। तो ये उसकी कंपोजिशन हम इसे कह सकते हैं। तो बाकी एटम की डेफिनेशन आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब आप कहेंगे कि सर मॉडर्न साइंस में तो एटम भी डिवाइड हो गया, जिससे एटम हम बन गए। तो इसी वजह से हमने नहीं लिखा जी दैट कैन नॉट बी डिवाइजेबल। ठीक है जी, हमने लिखा है दैट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है आज़ादाना तौर पर अकेला रह सके। फॉर एग्जांपल है, अब मिसाल के तौर पर आप एक आम नमक घर में इस्तेमाल करते हैं जी NaCl। अब अगर सोडियम एटम है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्लोरीन है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि आपको आम आंख से नजर आ सके, आप उसे देख सकें, तो वो नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही सोडियम का एक एटम मिल जाता है, क्लोरीन का भी एक एटम मिल जाता है, तो NaCl बन जाता है जो एग्जिस्ट करता है और नमक आपको नजर आता है। अब आपको समझ आ गई कि नहीं एग्जिस्ट करना क्या है। अब अगली बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर होता है, एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल में फ़र्क ये है कि एटम जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता, हमें दिखाई नहीं देता, हम आम से उसे देख नहीं सकते। लेकिन मॉलिक्यूल है वो 2 या 3 या ज़्यादा एटम्स से मिलकर जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन मिले और ऑक्सीजन मिले, ये दोनों रिएक्शन करें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। तो नज़र आता है आपको पानी का एक ड्रॉप के नहीं, तो वो समझ ले पानी का एक मॉलिक्यूल है, जबकि एटम आपको नज़र नहीं आते। बात समझ गया मॉलिक्यूल और एटम में डिफरेंस? तो कंपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिस्ट्री में समझ ले केमिकल रिएक्शन में हमने क्या करवाना होता है कि जो मैटर है, यानी 118 टाइप्स का मैटर मौजूद है। आप कहेंगे सर व्हाट डू यू मीन 118 टाइप का मैटर? मतलब 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं इस कायनात में। तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है कि सिंपलर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स। यानी ऐसी सब्सटेंस, ऐसा मैटर जिसमें एक ही तरह के एटम हो। मसलन लोहा है तो वो सारे एक ही तरह के एटम्स हैं। कॉपर है, सिल्वर, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे इस तरह मिल मिलाकर 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 नेचुरल हैं, जबकि बाकी जो हैं आप कह लें कि 26 वो आर्टिफिशियल हैं, वो साइंसदानों ने आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हैं। तो अब शायद आप सवाल पूछना चाह रहे हो कि सर अगर आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए हैं तो उन्हें हम कंपाउंड क्यों नहीं कहते? कंपाउंड भी तो रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो बेटा इसका जवाब है कि जो कंपाउंड्स हैं उसमें एक या 2 तरह के एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है, लेकिन जो एलिमेंट है उसमें एक ही तरह के एलिमेंट होते हैं, एक ही तरह के एटम्स होते हैं, उसमें और कोई दूसरे एटम नहीं होते। यानी सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, उसकी वजह से हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं। तो 118 एलिमेंट्स हैं ये। अब केमिकल
रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो वाटर बन जाता है जी। अब आगे केमिकल इक्वेशन क्या है जी? केमिकल इक्वेशन यानी जो एलिमेंट्स हैं उनको उनके सिंबल्स के साथ, उनके साइंस के साथ और उनके केमिकल फार्मूला के साथ जो लिखने का अमल है उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट आयन की बात करते हैं। तो आयन जो है आप जानते हैं, कोई भी ऐसी स्पीसी या कोई भी ऐसा मैटर का पार्टिकल, कोई भी ऐसा मैटर का पार्टिकल जो है जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइन मौजूद होता है उसे हम आयन कहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि सर ये आयन कैसे बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो जब भी कोई एक एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है या लेता है तो आयन बन जाते हैं। आयन दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव आयन जिसे कैटायन बोलते हैं, कैट आयन भी बोलते हैं, और नेगेटिव आयन जिसे एनायन बोलते हैं। ठीक है जी। अब पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है, यानी चूंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है तो जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है किसी एटम से तो वहां पर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। यानी कोई एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसे हम कैटायन बोलते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन करे तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, 3 करे तो। अब एटम इलेक्ट्रॉन देते या लेते क्यों है? स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ताकि वो एग्जिस्ट कर सके अलोन। क्यों एग्जिस्ट करना चाहते हैं? ताकि वो किसी और से रिएक्शन ना कर सके। तो एटम स्टेबल कब होता है? जब वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। तो इस वजह से एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को या देते हैं या शेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन पर कोई चार्जेस वगैरह आ जाते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। अब आगे वैलेंसी हम पढ़ते हैं। वैलेंसी में क्या है जी? इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एटम की जो एक दूसरे से केमिकली मिलने की जो सलाहियत होती है उसे हम बोलते हैं जी वो उसकी वैलेंसी है। अब ये क्यों होती है वैलेंसी? इस वजह से कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, कितने? 8, इसलिए कि वो स्टेबल हो जाए। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि किस एलिमेंट में, किस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो बेटा एक बहुत अहम नोट आपको बताने लगा, हमने माइंड में बिठा लीजिएगा कि जो एटम पीरियोडिक टेबल के जिस ग्रुप में पाया जाता है उसके आउटर मोस्ट शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर कोई 1 ग्रुप में पाया जाता है तो आउटर मोस्ट में कितने होंगे? अगर कोई सेकंड ग्रुप में पाया जाता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट में। अगर कोई 8वें ग्रुप में पाया जाता है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें। अब एटम क्या करते हैं? स्टेबलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन या शेयर करते हैं या लूज कर देते हैं, या दे देते हैं इलेक्ट्रॉन या। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पर चार्ज भी वही आ जाता है, उससे वैलेंसी कहते हैं। अब सोडियम है, इसका Na11 है जी, लेकिन के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। एल में 8 आ गए, 10 हो गए। एक इसके पास जायद था, वो इसने लूज कर दिया, क्लोरीन को दे दिया, और क्या बन गया जी? NaCl। ठीक है जी। Cl ने चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लिया तो -1 आ गया, और सोडियम ने एक दिया था, इस वजह से +1 आ गया था। तो इसी तरह मैग्नीशियम है, इसका होता है जी Mg12। अब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे तो इसमें 10 रह जाएंगे, यानी के शेल भी पूरा और एल भी पूरा। ये स्टेबल हो जाएगा, फिर किसी से रिएक्शन। लेकिन मैग्नीशियम ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, इसी वजह से MgO बन जाता है। और ऑक्सीजन ने चूंकि 2 लिए इसलिए -2 आ गया, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो जितना समय इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है उतना ही नेगेटिव हो जाता है। जो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, देता है, उस पर उतने पॉजिटिव आ जाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।